गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष रावल और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 और बायो का चैप्टर नंबर 1। कौन सा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 1 शॉर्ट में पूरा खत्म करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें एंड तक, बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे विद 3D मॉडल के साथ। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब चैप्टर का नाम सर? चैप्टर का नाम का मतलब होता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें लिविंग जो है, जैसे आप कोई भी लिविंग चीज देख लो, चाहे वो एनिमल हो, इंसान हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, सब कुछ दुनिया में, सब कुछ जो सबसे बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी जिस यूनिट से बना हुआ है वो है सेल। क्या है? सेल। यही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसी गोलू मोलू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राइट, इसी गोलू मोलू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। पहले तो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया खुद का, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे ये पेड़ है, राइट, पेड़ का जो स्टेम होता है, स्टेम का जो एपिडर्मिस होता है, मतलब बाहर की जो लेयर, उसमें जो डेड सेल्स होते हैं, है ना, डेड सेल होते हैं, उस लेयर को उन्होंने स्टडी करा, कॉर्क को, और उससे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा। क्या ऑब्जर्व करा? कि स्ट्रक्चर सा बना हुआ, पूरा स्ट्रक्चर सा, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हनीकॉम्ब पता है ना, मधुमक्खी का छत्ता। कैसे होते हैं? कुछ ऐसे ऐसे शेप के होते हैं, राइट, ऐसे ऐसे शेप के होते हैं। अच्छा, तो ये जो शेप उन्होंने ऑब्जर्व करा, और ऐसे छोटे छोटे, है ना, पार्ट्स को, हनीकॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला लिटिल रूम। क्या बोला? लिटिल रूम। इसीलिए वो लैटिन वर्ड जो है, सेल जो है, सेल इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स। राइट, फिर उसके बाद और भी थे, ल्यूवन हुक ने भी डिस्कवर करा था। ठीक है, कैसा सेल डिस्कवर करा था? वो लिविंग वाला सेल डिस्कवर करा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेल थियरी पर। मतलब हमने देखा कि दुनिया में सारी लिविंग थिंग किससे बनी हुई है? छोटे छोटे, किससे? छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे पार्ट से। वो पार्ट को बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। किसने डिस्कवर किया था? 1665 में किसने करा था? हुक भाई साहब ने। किसने? हुक भाई साहब ने। पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? सेल, जिसका मतलब होता है लैटिन में लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम। ठीक है, अच्छा, वो सेल कौन से शेप का था? हनीकॉम्ब शेप का। कैसे था? हनीकॉम्ब शेप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, द सेल थियरी। आगे बढ़ते हैं सेल थियरी के बारे में। देखो, सेल थियरी, फिर उन्होंने थियरीज भी थी कुछ ना कुछ। ऑब्जर्व करोगे, आज पढ़ाई करोगे, आप भी देखो, कहीं बैठे हो, कोई किसी को देख रहे हो, तो ऑब्जर्व करके कुछ पॉइंट तो बोलोगे। तो उसने भी पॉइंट्स बोले। अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है ना, उस ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? सेल। और सेकंड, फंक्शनल, उसके सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर के जितने भी फंक्शन है वो कौन करता है? सिर्फ सेल ही है, जो अंदर से छोटा दिखता नहीं है, बट वो सारे काम करता है जो हमारी बॉडी काम कर रही है। राइट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, आपके पास में कुत्ता भी चल रहा है, वो कुत्ता भी क्या है? सेल से बना हुआ। राइट, चलिए आगे देखते हैं। सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट याद करने वाला है। सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर सेल है, वही सेल नए सेल को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसी सेल को। ऐसा नहीं कि नए सेल गिली गिली छू नया सेल बन गया, ऐसे नहीं होता। वही सेल वापस नए सेल को क्या कहते हैं? बर्थ देते हैं। वही सेल नए वापस बनते हैं, वही सेल नए नए सेल बनाते हैं, और हमारी बॉडी में वो सेल्स मल्टीपल होते रहते हैं। हमारी साइज बड़ी होती है, हमारी ग्रोथ बड़ी होती है ना, हमारी हाइट बड़ी होती है। रीजन क्या है? वही सेल खुद को क्या करते हैं? मल्टीपल करते रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, तो सर ऑर्गेनिज्म जो है और सेल जो है, क्या सेल के नंबर पे बेस पर क्या ऑर्गेनिज्म के और भी टाइप्स होते हैं? हाँ जी, टाइप्स होते हैं। जरा देखो, पहला देखो। अच्छा, अगर किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। जैसे हम और आप दोनों हैं, मजा कर रहा हूं। ठीक है, सिंगल सेल क्या होता है? सिंगल सेल।
एक ही, अगर पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ, उसके ऊपर मल्टीपल सेल नहीं है, अलग अलग वैरायटी के सेल नहीं है, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, पूरा ऑर्गेनिज्म बोले तो पूरा बॉडी एक ही सेल से बना होने का, तो उसको बोलने का क्या बोलने का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलने का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एग्जांपल के लिए सर यूनिसेलुलर और कौन कौन है, एमीबा है, यह क्लाइमेडोमोनास है, और पैरामीशियम। ये तीनों ही जो है अमर अकबर एंथनी, राइट, ये तीनों ही जो है अमर अकबर एंथनी, ये जो है इनका क्या सिलसिला है कि तीनों ही जो है वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पूरा उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही सेल से पूरा बना हुआ है, जो भी होगा वो पूरा एक ही बॉडी के अंदर होगा, राइट, उसके कोई लेग्स हाथ पैर अलग से कुछ नहीं है, पूरे एक ही सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए, अब मल्टी सेलुलर, देखो मल्टी का मतलब सबको पता है क्या होता है, मैनी। क्या होता है, मैनी, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप से सेल से बना होता है। जैसे हमारे देखो बॉडी के अंदर के ऑर्गेनल्स के सेल अलग होते हैं, हमारे चेहरे के, स्किन के, हार्ट के, और कह सकते हैं मसल्स के, सबके सेल क्या होता है, वैरायटी के, सबके अलग अलग होते हैं। तो हमारे जैसे जो दिखते हैं, जरूरी नहीं हम प्लांट भी, एनिमल भी, सारे ही है, वो किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं और सारे अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग काम करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सब मिलकर एक ही काम करेंगे, ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल बोलूं तो प्लांट, फंगाई एंड एनिमल, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, इन तीनों के पास अलग अलग टाइप के सेल हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। चलिए अब और देखें तो देखो शेप, सेल के शेप अलग होते हैं, साइज अलग होता है, और उसके कारण मतलब वही जो है शेप और साइज जो है वो किसके लिए होता है, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। ठीक है, उनके जो शेप और साइज जो है वो रेटेड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। बहुत सारे सेल होते हैं, सबके अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी बॉडी डिजाइन होती है। किसके अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसा वो काम करते हैं वैसे ही उनके शेप और साइज वैसे होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि सब सेल दुनिया के सारे एक ही जैसे दिखते हैं, नहीं। पर हम जो सेल पढ़ेंगे वो जनरल सेल पढ़ेंगे, इनके फीचर्स पढ़ेंगे, इनके बॉडी पार्ट्स। लाइक आर ह्यूमन बॉडी हैव मैनी ऑर्गन्स, हमारे वो ह्यूमन बॉडी के पास बहुत सारे ऑर्गन है, जैसे किडनी होती है, आंखें होती है, हाथ होते हैं, राइट। हमारे लीवर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, पेनक्रियास, सब कुछ होगा। तो वैसे जैसे अपने पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वैसे वैसे सेल के पास भी क्या होता है, सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, उनको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, राइट, वैसे उनके बॉडी में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स, याद रह जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी को क्या, बॉडी के पार्ट्स को बोलते हैं ऑर्गन्स, और उनके ऑर्गेनल्स क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स, राइट। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते फिर से, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, अच्छा इसका मतलब ये कि दुनिया के जितने भी सेल हैं, जो जनरल सेल होते हैं, तो नॉर्मल जो भी सेल है, जिसकी सेल की बात कर रहे हो, दुनिया के सारे सेल में ऐसी तीन चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीनों फीचर सारे सेल में होते हैं, कंपलसरी होना। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दुनिया के सारे सेल में आपको मिल जाएगा। अब इन्हीं फीचर्स को, कॉमन फीचर्स को पढ़ेंगे कि तीनों जो पार्ट्स हैं सेल के, जनरल सेल के या किसी भी दुनिया के सेल के, ये तीनों पार्ट्स हैं, उनको बारी बारी से अकेले के लिए हम पढ़ेंगे डिटेल में, राइट, विद डायग्राम, विद और डिटेल जितना जा सके हम। चलिए, सेल का जो पहला पार्ट है ना, सेल का जो पहला पार्ट है जो सब में होता है, राइट, किस में होता है, हर में होता है, सब में होता है, सारे सेल में होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसको एक नाम से और बुलाते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जब मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, पतली सी। क्या होता है, लेयर, पतली सी। अच्छा, तो अगर, अच्छा सुनिए जरा, अगर सेल जो होता है, सेल की बाहर की जो लेयर होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अगर यहां कहीं बात की जाए, चलिए थोड़ा 3D में देखते हैं। चलिए, ये है हमारा प्यारा सा गोलू मोलू सा सेल। ठीक है, गोलू मोलू सा सेल। अच्छा, अब देखते हैं, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, बाहर की एक लेयर होती है जो सेल को पूरा कवर करके रखती है। क्या करती है, कवर करके रखती है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। क्या करती है, सेपरेट रखती है, राइट। ये जो है, ये थिन सी जो लेयर है,
वो पूरे सेल को कवर करके रखती है। जैसे देखो ये पूरा कवर करके रखती है, ठीक है। कोई भी चीज अगर पास होना है तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। तो ये जो थिक सी पतली सी थिन सी लेयर है ना, ये जो थिन सी लेयर है इसी को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। चलिए फटाफट इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या होता है। अच्छा, पढ़ने के लिए चलिए देखते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, बाहर की जो परत कहो, लेयर कहो, वही होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल दैट सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट, देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, बाहर की जो लेयर है, तो बाहर की लेयर ही मतलब बाहर की बॉर्डर है ना, सेल की जो बाहर की जो लेयर है वही तो डिसाइड करेगी क्या चीज उसको अंदर भेजना है, किस चीज को बाहर भेजना है, किसको उसको परमिट नहीं करना। हो सकता है कोई बैक्टीरिया, कोई फंगाई या फिर कुछ भी आउटर है ना, एलियन एनवायरमेंट या कुछ भी फॉरेन मटेरियल उसको हार्म पहुंचाने आया हो तो उसको परमिट नहीं करना। तो वो सेलेक्ट करती है किसको परमिट करना है, किसको परमिट नहीं करना, किसको एंटर करवाना है। ये तो सामान इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रोटीन दे रहा है, ये तो ऑक्सीजन दे रहा है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एंट्री और एग्जिट करवाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली, मतलब सेलेक्ट करके, परमिएबल जिसके आर पार जा सके, और मेम्ब्रेन और लेयर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो ऐसा होता है, ये हमने 3D में देख लिया, पर ये तो 2D का शेप है, राइट। ये कैसा है, 2D वाला शेप है, ठीक है। चलिए ये जो बाहर की लेयर है ना, ये पूरी यही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। चलिए अगर बात करी ही ली है कोई मटेरियल एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, तो किस प्रोसेस से इंटर और एग्जिट करेगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2, देखो ये CO2 है और O2 है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो जो है वो कैसे सेल के अक्रॉस मूव करेगी या सेल में है ना एंटर करेगी, वो जिस प्रोसेस से एंटर करती है उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है। अब सुनना, दुनिया में कोई भी चीज आपने चीज नोटिस करी होगी, दुनिया में कोई भी चीज हाई टू लो फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है, हाई टू लो। कैसे फ्लो होता है, हाई टू लो, राइट। हाई टू लो, अगर जहां पे ज्यादा एनर्जी है वहां से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करता है दुनिया में सारी चीजें। ठीक है। तो वैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस में सेल के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है और सेल के अंदर जैसे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन नहीं है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या करेगा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उन्होंने सब कुछ जो है वो भेज दिया अंदर, मतलब बाहर भेज दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ऑक्सीजन बनाई, ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया। तो अब क्या करेगा, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना सेल के लिए सप्लाई आएगा, तो बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगा, तो हाई टू लो फ्लो होगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अंदर फ्लो होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने यूटिलाइज कर लिया है, तो अब क्या बचा उसके पास बचा है, क्या बचा है, उसके पास बचा है O2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है, वो ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब हाई टू लो फ्लो करना, अंदर और बाहर होना। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर द लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो फ्लो होता है कोई भी चीज, राइट। ठीक है। जैसे बांध में बहुत सारा पानी है, डैम में बहुत सारा पानी है, तो बहुत पानी वहां पे बहुत इकट्ठा हो रखा है, वहां पे पानी का प्रेशर ज्यादा है। नदियों में पानी का प्रेशर कम है, तो हाई टू लो वो नीचे फ्लो करेगा। मे भी बांध नीचे है और नदी बहुत ऊपर है, तो ऊपर टू लो, हाई टू लो फ्लो करेगा, बांध में पानी जाएगा। कोई भी चीज हाई टू लो फ्लो करती है, वही प्रोसेस होती है अगर सेल के अंदर कोई भी चीज CO2 या O2 आ रहा है, CO2 आ रहा है, O2 जा रहा है, तो वही प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की, राइट। अच्छा, तो ये तो सिर्फ गैस की बात हुई। क्या सर गैस में, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस गैस में ही होती है सर, और पानी सप्लाई नहीं चाहिए, सेल को पानी नहीं चाहिए? पहले तो बोलते थे सर पानी भी चाहिए, तो पानी भेजा जाता है ना, पानी आता है ना। कौन सी प्रोसेस है, ओस्मोसिस प्रोसेस, ये भी डिफ्यूजन का भाई ही है ना। हवा पास हो तो डिफ्यूजन बोलते हैं, और पानी पास करो अंदर सेल के अंदर एंटर करे तो उसको ओस्मोसिस बोलते हैं। दोनों क्या है, सगे भाई हैं, राइट। राम और श्याम जैसे, सीता और गीता जैसे, मतलब वो तो बहनें होगी ना, भाई राम और श्याम जैसे, राइट। चलिए अब ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो, ओस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर ऑबेज
ऑलवेज ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो हाई टू लो फ्लो होने वाला जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो पानी भी फॉलो करता है, राइट। मैंने नदी का एग्जांपल दिया। तो वैसे क्या होता है, सेल के अंदर पानी की अगर कमी होती है, मान लो एक सेल है उसके अंदर पानी की कमी होगी, पानी उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंट में अगर ज्यादा पानी है तो उसको क्या करेगा, एंटर करवाएगा, हाई टू लो फ्लो होगा। और अगर उसने पानी यूटिलाइज कर लिया और वेस्ट प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, पानी सारा यूटिलाइज हो चुका है और उसके अंदर पानी एक्सेसिव पानी भरा हुआ है और बाहर पानी कम है, तो हाई टू लो एक्सेसिव वाटर को क्या करेगा, बाहर हाई टू लो फ्लो करा देगा। तो क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है सर? क्या सिर्फ सेल के अंदर ही पानी एंटर करता है, बाहर जाने का कोई नहीं है? हाँ जी, दोनों साइड होता है, राइट। अब देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सच अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोसिस। अच्छा, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स सेलेक्टिवली परमेएबल के मेम्ब्रेन के आर पार जाता है, एंटर करता है पानी, ठीक है, मूवमेंट करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन हाई कंसंट्रेशन, वापस मैंने बताया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हम डायग्राम से सीखेंगे अभी, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन रीजन टू लो प्रेशर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रीच। जब तक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक जैसा, समान, एकदम इक्वल, ठीक है, बैलेंस्ड, जब तक उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचता है तब तक पानी फ्लो होता रहता है। चलिए अब देखो, पानी फ्लो करने की भी तीन टेक्निक है। अब सुनना बड़े अच्छे से, पानी फ्लो करने की भी क्या है, तीन टेक्निक है। चलिए, पहला क्या है, हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक। जब पानी कहाँ है, पानी कितना है, पानी अगर यहाँ ज्यादा है, पानी यहाँ ज्यादा है, तो वो क्या कर जाएगा, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगर बाहर लो प्रेशर है और सेल के अंदर हाई प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, पानी जाएगा बाहर की और हाई प्रेशर टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जैसे पानी बाहर जाएगा तो पानी, देखो सेल कैसा था, बलून लाइक स्ट्रक्चर ही है, पानी जैसे बाहर जाएगा, जैसे हवा में बलून में से हवा बाहर निकालते तो जैसे पिचुक जाता है, तो वैसे पानी बाहर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक, ठीक है, पिचक जाएगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा। चलिए अब सेकेंड देखें, अगर बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सेम है, बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन सेम है, तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ना पानी बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। थर्ड होता है हाइपोटोनिक। क्या होता है, हाइपोटोनिक। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, यह है हाइपोटोनिक, राइट। चलिए अब इसको याद करते हैं शॉर्टकट में, डेफिनेशन देख ही लो, लिख लेना अगर आपको इसको लिखना हो तो। इफ द मीडियम ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल इज विल लूज द, राइट, सेल लूज करेगा, पानी श्रिंक हो जाएगा। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन द नो नेट मूवमेंट अक्रॉस, अगर पानी सेम है बाहर और अंदर तो कोई नेट मूवमेंट नहीं होने वाला, पानी ना एंटर करेगा ना बाहर एग्जिट करेगा, राइट। अंदर देख, लास्ट देखते हैं हाइपोटोनिक। medium surrounding the cell is was high concentration then the cell will gain the water, अगर बाहर ज्यादा पानी है तो वो अंदर की तरफ पानी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए याद करने का तरीका देखो, याद करने का तरीका, आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल। क्या होता है, सेम या फिर इक्वल। तो अगर सेम कंसंट्रेशन है बाहर और अंदर सेम है, तो फिर बाहर और अंदर सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक, सेम है, न पानी अंदर बहेगा न बाहर जाएगा, राइट, न पानी अंदर बहेगा न बाहर जाएगा। अब सीखते हैं हाइपरटोनिक। क्या है हाइपरटोनिक, मुझे बताओ, आप हाइपर होके, मतलब गुस्सा होके कोई बाहर से चिल्ला रहा है, ए बाहर निकाल, ए बाहर निकाल, तो जब आप हाइपर हो जाओगे, गुस्सा हो जाएगा, किसने चैलेंज किया मेरे को, तो आप बाहर भाग के जाओगे, तो हाइपर होकर आप कहाँ जाओगे, बाहर। तो अगर वाटर बाहर निकलता है तो वो है हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक, राइट। अब हाइपोटोनिक, और मुझे बताओ, अगर सामने हिप्पो है और आप उसको छेड़ रहे हो तो हिप्पो क्या करेगा, आगे मारेगा ना, अंदर सीधा ऊपर आप कूदेगा। तो अब ये है हाइपोटोनिक, हिप्पोटोनिक, तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ पानी आएगा, वो आपकी तरफ दौड़ के आएगा। हाइपर होने के बाद आप गुस्सा होके जाओगे, और आइसोटोनिक में न गुस्सा होने का, न चिल्लम चिल्ली, नो मारम मार, शांति से रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लर्न करते रहना, साथ में रिवाइज करते रहना। Unicellular freshwater organisms are the most plant cells absorb water by the osmosis, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर और भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, वो पानी कैसे लेते हैं, ओस्मोसिस प्रोसेस से ही लेते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फ्लेक्सिबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो बाहर की लेयर ऑलवेज फ्लेक्सिबल ही होगी जब कोई चीज अंदर एंटर कर सकेगा। रिजिड होगी, कठोर होगी, मजबूत होगी, तो ना कोई एंटर कर पाएगा ना कोई बाहर जा पाएगा। ठीक है, ठीक है। और वो किससे बनी होती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन से। कोई पूछ ले कि बेटा तुमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है ये तो तुमने पता ही नहीं। तो याद रखना किससे बना होता है? लिपिड ने प्रोटीन से। लिपिड एक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उससे बना होता है, राइट। और प्रोटीन सबको पता है। चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? एक प्रोसेस देखते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in the food or other substance from external environment. Is process called endocytosis. ठीक है, सिर्फ पानी ही नहीं और मटेरियल को भी अंदर लिया जा सकता है सेल के अंदर। सिर्फ पानी ही नहीं, ठीक है। मुझे बताओ एयर किससे आ रही थी? डिफ्यूजन प्रोसेस से। किससे आ रही थी? डिफ्यूजन प्रोसेस से। मुझे बताओ पानी किससे आ रहा था? ओस्मोसिस प्रोसेस से। तो मुझे बताओ फूड और अदर मटेरियल सेल की मेम्ब्रेन के अंदर आर पार जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, तो मुझे बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोसाइटिस। याद आ जाएगा ना? हवा के लिए डिफ्यूजन, पानी के लिए ओस्मोसिस और अदर फूड मटेरियल के लिए एंडोसाइटोसिस। याद रह जाएगा, यही याद करना है, राइट। चलिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई खाना आ रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी कोई मेम्ब्रेन या लेयर या फिर कोई दीवार होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है? हाँ जी, उसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वाली दीवार। मतलब सेल की दीवार और सेल वाली दीवार। चलिए, अब इन द प्लांट सेल, अच्छा सेल वॉल कहाँ होती है? देखो ये देखो, ये देखो सेल वॉल कहाँ होती है? ये बाहर की जो आउटर कर्विंग है ना, ये देखो, ये कवरिंग है ना, ये जो बाहर की लेयर है, यही है आपकी सेल वॉल, जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है सेल को। किसको देती है? सेल को। अच्छा, तो क्या हमारे अंदर भी सेल वॉल है? नहीं, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर, राइट। ठीक है, इसलिए वो रिजिड रहते हैं, हिलते भी नहीं है, है ना मैं हिलूंगा ना मैं कुछ करूंगा, बोले तो झकास। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल में क्या आएगा? इन द प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। और वो क्या करती है? और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा भी प्रोटेक्ट, वो भी हेल्प करती है। किसके लिए? पानी अगर ज्यादा स्टोर हो जाए तो वो फूटने से बचाने के लिए सेल वॉल हेल्प करती है। आगे देखेंगे, बहुत कुछ आएगा अभी। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell wall from the cell wall. This is phenomena is called the plasmolysis. क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस। याद रह जाएगा क्या है? चलिए, अगर लिविंग प्लांट सेल पानी लूज करता है, सेल में से पानी बाहर आ गया, ठीक है, अच्छा उल्टा बना दिया क्या? यहां से ये सेल से पानी बाहर आ गया, तो अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अगर ये पानी बाहर, मैंने बलून जैसे एग्जांपल लिया था, बलून में से पानी बाहर निकालता तो पिचक जाता है, तो अगर ये सेल भी पिचक जाएगा। अच्छा, कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है, पानी लूज हो जाता है, पानी बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। थोड़ी देर पहले एंडोसाइटोसिस भी पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल करती क्या है? Cell wall permits the cell of the plant, fungi, bacteria to withstand very dilute hypotonic external environment without the bursting. अगर बहुत ही ज्यादा पानी आ चुका है किसी सेल में, हद से ज्यादा पानी भर गया है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है पतली सी, बट सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और वो ट्राई करती है कि वो सेल जो है वो बर्स्ट ना करे, मतलब फूटे ना, है ना। एक्स्ट्रा और लेयर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है, हेल्प करती है, रिजिडिटी लाती है कि ना फूटे वो सेल, ज्यादा एक्स्ट्रा पानी के केस में। ठीक है, हाइपोटोनिक केस तो पता है ना, एक्स्ट्रा पानी, है ना, भर जाना पानी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। क्या आता है हमारा? न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कहाँ है, राइट, चलो ढूंढते हैं। न्यूक्लियस तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहीं ना कहीं तो हो। चलिए,
ढूंढते हैं कि कहाँ है। ये रहा हमारा प्यारा सा छोटू सा गोलू सा न्यूक्लियस, राइट। चलिए देखिए, ये है न्यूक्लियस, बीच वाला पार्ट वाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ में चारों तरफ थ्रेड्स दिख रहे हैं, बीच में ब्लू वाला स्ट्रक्चर है ना, ब्लू लेयर जो दिख रही है। अब ये इसके अलावा देखो न्यूक्लियस एनवलप भी है, आपको दिख रहा होगा, ये रहा न्यूक्लियस एनवलप, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर सेंटर के अंदर होता है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिन, है ना। ये डीएनए से क्रोमोसोम से बना होता है। चलो देखो, राइट। चलिए, अब ये जो मिडल में दिख रहा है ब्लू कलर का, यही है तुम्हारा आपका क्या आ रहा है, ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। चलिए अब देखो जरा न्यूक्लियस को देखते हैं, पढ़ते हैं जरा। न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग, डबल लेयर होते हैं कवरिंग के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सेल वॉल कवरिंग पड़ी जो सेल के आजू बाजू होती है, सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस की खुद की एक मेम्ब्रेन है, मतलब लेयर है, इसकी कवरिंग है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसको सेपरेट करके रखता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द पोर्स व्हिच अलाउ टू ट्रांसफर द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, राइट। चलिए अच्छा, देखो अब क्या होता है, यहाँ आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस के आजू बाजू जो है वो कैसे है, पोर्स है। क्या है, पोर्स है, छेद है। अब न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल बन रहा है तो वो मटेरियल जो है वो कैसे जाएगा, वो ऑब्वियसली बाहर जाना चाहेगा, और बाहर कैसे जाएगा, पोर्स से बाहर जाएगा। ये जो छेद दिए हुए हैं इन पोर्स से, न्यूक्लियर पोर्स से कहाँ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, राइट। ये एनवलप है, पूरा लेयर इसका न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियोलस है जो सेंटर में पूरा, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या है, क्रोमोसोम्स है जो ये बने हुए हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखे थे हमने वो है क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन, राइट। चलिए इनको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, अच्छा अच्छा दिखे, प्यारा प्यारा दिखे। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो, तो न्यूक्लियस है। अच्छा अब सुनो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उनके पोर्स होते हैं, ट्रांसफर मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, अगर अंदर कोई मटेरियल बन रहा है उन पोर्स से कोई बाहर आ जाएगा, जिस सेल तक, जिस सेल ऑर्गेनल्स तक पहुंचाना है उस सेल ऑर्गेनल्स तक वो पहुंच जाएगा, राइट। अब पहुंच तो जाएगा, बट यहाँ पे सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, साइटोप्लाज्म है ना, उसका भी एक साइटोप्लाज्म होता है, बाहर के भी लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो दूसरे ऑर्गेनल्स तक वो पहुंच जाएगा, ऑर्गेनल्स तक पहुंच जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डाइड, है ना। जब सेल डिवाइड होने वाला हो तभी वो जो है वो दिखते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम के पास इंफॉर्मेशन होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा ये है सब क्या, ये सब क्या है सर, मुझे बताओ सर, है होता क्या ये सब कुछ, देखो है क्या, मेरी बात सुनना बड़े अच्छे से देखो। जैसे ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, राइट, और इसके अंदर पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूरा थ्रेड के थ्रेड बने होते हैं, बहुत सारे थ्रेड, क्या होते हैं, सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। वो थ्रेड जो है, वो एक्चुअल में होते क्या है, वो होते हैं आपके, उन थ्रेड जो होते हैं वो होते हैं आपके क्रोमेटिन। क्या होता है ना, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन। अच्छा क्रोमेटिन क्या भी, रेटिकुलम, क्या होता है, रेटिकुलम, क्रोमेटिन रेटिकुलम, राइट, क्रोमेटिन रेटिकुलम। अच्छा अब क्रोमेटिन रेटिकुलम करता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है क्रोमेटिन, देखो क्रोमा सभी को पता है, क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है, और क्रोमा होता है कलर, और उसके अलावा टीन जो होता है, ये वर्ड जो होता है वो थ्रेड के लिए यूज किया जाता है, और जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम का मतलब होता है, वो मतलब होता है नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क, है ना, थ्रेड्स का नेटवर्क जो कलरफुल हो वो होता है वो क्या होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम। अच्छा क्रोमेटिन रेटिकुलम में थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स बिखरे बिखरे होते हैं, अगर उन थ्रेड्स को पूरे को सेपरेट किया जाए तो एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, एक थ्रेड, राइट।
अब वो थ्रेड जो होता है, वो थ्रेड जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है, वो किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है ना? और एक और चीज प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, इन चीजों से बना होता है, राइट? जब अब सुनो, मैंने स्टार्ट में एक वर्ड कहा था, एक लफ्ज कहा था कि सेल्स आर फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब एक सेल जो पहले से है वही नए सेल को जन्म देता है, राइट? तो वो कैसे देता है? वो जब सेल डिवाइड होने की कगार पे आता है, सेल डिवाइड होता है, एक सेल टूट के दो सेल बनते हैं, तब क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन जो होता है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को कवर करके थिक जो बन जाता है, क्या बन जाता है? थिक लेयर बन जाती है। वो थिक लेयर जो होती है क्रोमेटिन की, वो क्रोमोसोम्स होती है, और उन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? अपने स्ट्रक्चर होते हैं डीएनए के, और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब जो डीएनए जो होता है, अब बोलोगे सर डीएनए क्या होता है? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसमें जीन्स होते हैं, और जीन्स में, है ना, जीन्स और डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। किसके लिए? कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे एक नया सेल बनेगा, नया सेल जन्म लेगा, सेल के कैसे ऑर्गेनल्स होंगे, सेल के बारे में जितना भी डेटा है, पूरा डेटा उस डीएनए के अंदर होगा, जीन्स के अंदर होगा, ठीक है? और वही जो जीन्स है वो किससे, और पेरेंट से किससे मिलते हैं? जो पेरेंट सेल होता है उससे मिलते हैं। इसीलिए हम भी पेरेंट जैसे दिखते हैं, ठीक है? हमारे सारे जीन्स जो है, डीएनए जो है, सारे जो है, वो सारे फीचर्स कहाँ से आते हैं? पेरेंट से आते हैं। तो सारे जो फीचर्स है वो हमको कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट से मिलते हैं, राइट? क्या क्या पढ़ा? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। और क्या पढ़ा? क्रोमेटिन पढ़ा। और क्या पढ़ा? डीएनए देखा। और क्या पढ़ा? जीन देखा, ठीक है? अब इतनी सारी न्यूक्लियस में चीजें होती हैं, ठीक है? चलिए और देखते हैं, और देखते हैं। A nucleus contains chromosomes which are visible as a rod shaped structure. क्रोमोसोम कैसे होते हैं? रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होता है, यूं ऐसे होता है। अब क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन आगे जाती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए डीएनए के थ्रू। अब क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ प्रोटीन, क्रोमोसोम किससे बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए इंफॉर्मेशन होती है, नया सेल बनाने की वाली सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में कंप्लीट होती है, ठीक है? तो इसी के कारण जो डॉटर न्यूक्लियाई या फिर डॉटर सेल जो होते हैं वो सारे किसके जैसे दिखते हैं? जो पेरेंट्स सेल है उसके जैसे। जैसे ही हम भी जो होते हैं वो सेल मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन या जो भी है रिप्रोडक्शन से ही बने हुए हैं, राइट? और वैसे ही हम दिखते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, रीजन ही यही है, ठीक है? सारा डेटा किसमें होता है? डीएनए में फिट होता है। अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। अब the nucleus play a central role in the cellular reproduction, the process by which the single cell divide and form the two nuclei, ठीक है? न्यूक्लियस जो है वही रिप्रोडक्शन में मेन पार्ट लेता है। जैसे कोई एक सेल, मैंने बोला एक सेल टूट के दो सेल बनता है, कब बनता है? जब ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होना स्टार्ट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस पहले डिवाइड होना स्टार्ट होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस से बनके दो न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है? उसी टाइम में क्या होता है? वही क्रोमेटिन जो होता है वो ठीक होकर क्रोमोसोम्स और मोटे मोटे लेयर बन जाती है, और उसके अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, इंफॉर्मेशन आगे स्टोर की जाती है, और वही न्यूक्लियस जो है वो धीरे 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 टूट के दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं, और दो अलग अलग सेल्स प्रिपेयर होते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, राइट? अभी थोड़ी देर में लास्ट टॉपिक यही है कि हम पढ़ने वाले हैं, क्या बोले तो वही क्या सेल डिवाइड से नया सेल बनना, वही पढ़ने वाले हैं बोले तो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब बताइए न्यूक्लियोइड्स क्या होता है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग एनी न्यूक्लिक एसिड्स कॉल्ड द न्यूक्लियोइड्स। अच्छा, अनडिफाइंड, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती कि वो कहाँ है, ठीक है? उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ, सबकी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन करते आ रहे हैं, राइट? क्या मेम्ब्रेन के बेस पर ही अलग अलग टाइप के सेल होते हैं? हाँ जी होते हैं। देखो पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या? देखो प्राइमरी, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर किसी भी सेल में अगर न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, तो उस न्यूक्लियस के पास अगर क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है? मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन मतलब लेयर नहीं है, ठीक है? मतलब उसकी आउटर कवरिंग नहीं है, तो वो कैसा होगा? जेली लाइक। उसकी बाहर की स्किन जो है या लेयर कह सकते हैं वो नहीं है, तो कैसा? जेली लाइक होगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में ऐसा ही नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियस की बात की जाए, ना ना,
सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे उस सेल के, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी किसी की भी लेयर या मेम्ब्रेन नहीं होगी, राइट। किसी की लेयर या मेम्ब्रेन, बाहर की कवरिंग जो सेपरेट करती है एनवायरमेंट से, वो नहीं होगी। यूकैरियोट में एक होता है कि ऑर्गेनिज्म विद द सेल हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी जो न्यूक्लियर की जो होती है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसकी न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होगी। मतलब यूकैरियोट में सबके सेल, यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, उस सारे सेल ऑर्गेनल्स की क्या होगी, बाहर की कवरिंग या आउटर कवरिंग या मेम्ब्रेन जरूर होगा ही होगा, बोले तो 100%। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक और फीचर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सब में होता है। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म को इतना वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है देखते हैं। ये पूरा अगर सेल है, ये पूरा आपके पास न्यूक्लियस है, तो और बहुत सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स है, तो इसमें ये पूरा सेल खाली नहीं होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इतनी ही चीजें, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अंदर यहाँ पर पूरा फ्लूइड भरा होगा, लिक्विड भरा होता है पूरा। क्या होता है, पूरा लिक्विड भरा होता है, पूरी लिक्विड से भरा होता है। वो लिक्विड जो होता है वो हेल्प करता है कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अगर किसी एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक खाना पहुंचाना है तो वो ऐसे हवा में नहीं जाएगा, उस लिक्विड के थ्रू जाएगा। वो लिक्विड ही होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें है, क्या इसमें हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म? चलिए, ये रहा साइटोप्लाज्म। नहीं, चलिए उसमें से देख लेते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के बारे में और देखते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा होता है पूरा, वो होता है साइटोप्लाज्म। ऑल द सब्सटेंस इन द सेल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म। दुनिया में सारी मतलब सेल के अंदर सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म लिक्विड के थ्रू ही कोई ट्रांसफर होगा। मैंने बताया ना कैसे ट्रांसफर होगा। अगर कोई सेल है, न्यूक्लियस है, कोई सामान पास करना है तो वो अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड के थ्रू पूरी नदी के नदी पार करके जाना है आपको, राइट। चलिए, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। अब प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, ठीक है। मैंने जस्ट बताया प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन किसकी होती है, ऑर्गेनल्स की भी होती है, उसके सेल्स के पार्ट की, और साथ साथ में किसकी होती है, न्यूक्लियस की भी होती है, राइट। आगे पढ़ने वाले सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो तीन चीज पढ़े थे वो तो सब में होता है, अब जो पढ़ने वाले हैं वो सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में ईआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब बताया था मैंने, नेटवर्क। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्स एंड शीट्स। इसमें तो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाएगा। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बहुत टाइप के होते हैं। पहले रफ वाला देखते हैं। देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा है ये, ठीक है। अब बाहर से तुमको दिख रहा होगा बीच में जो गोलू मोलू सा, अब ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। ये जो शेप है, ये जो शेप दिख रहे हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो भी शेप दिख रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। ऐसा ये जो शेप है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर येलो येलो दाने लगे हुए हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और नीचे जो दिखेगा आपको ये है स्मूथ एंडोप्लाज्म। ये पिंक कलर का जो दिखेगा, ये पिंक कलर के जो पाइप्स दिख रहे हैं, पाइप के पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ इसलिए बोलता है कि इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर जुड़ा नहीं हुआ है, इसके दाने दाने नहीं है, रफ नहीं है। और इस वाले को है ना, इस शीट के फॉर्म में देखो पतली पतली शीट्स बनाई हुई है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि देखो येलो कलर के जो दाने लगे हो ना, इसको राइबोसोम बोलते हैं। इन दाने इतने सारे लगे होते हैं, इतने ग्रेनुल्स लगे होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके कारण ये रफ दिखता है, एकदम रफ, है ना, रफ जैसा दिखता है। बस ये है अपीयरेंस के कारण इसको रफ और स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। अपीयरेंस के कारण इसको रफ और स्मूथ बोलते हैं। ये दोनों ही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं, आ जाते हैं फटाफट। चलिए देखो, एक तो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो कैसे, इस पे उसको रफ क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर क्योंकि पार्टिकल चिपके होते हैं, वो होते हैं राइबोसोम्स। क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम क्या होता है, विच आर द प्रेजेंट
ऑल एक्टिव सेल, सारे एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, यहाँ पर या फिर ये साइट जो है वो किस पे, प्रोटीन मैन्युफैक्चर की है। राइबोसोम जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करवाता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी कैसा वाला, स्मूथ वाला, जिसके ऊपर वो राइबोसोम नहीं चिपके होते। SER या फिर कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। क्या बनाने के लिए, फैट मॉलिक्यूल्स। और लिपिड बनाने के लिए, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये प्रोसेस बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करता क्या है, ये हेल्प करता है क्या बनाने में, लिए याद करना, इस चीज को याद करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में क्या हेल्प करता है, लिपिड बनाने में, फैट मॉलिक्यूल बनाने में, ठीक है, इन चीजों को बनाने में हेल्प करता है। और देखो, अब मुझे बता, देखो प्रोटीन जो है और प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स आर द लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। मुझे बताओ, याद करो, सेल मेम्ब्रेन क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ जी। तो वो जो है उसको बनाया जाता है, वो बनती है, किससे बनती है, लिपिड से बनती है। किससे बनती है, लिपिड। वो क्या होता है, वो प्रोटीन ही होता है। क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कोई बोल रहे हैं, कोई पूछ ले कि बेटा बताओ मेरे को कि मेम्ब्रेन किससे बनती है, किस प्रोसेस से बनती है सेल मेम्ब्रेन, तो बोलोगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से। किससे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। किस चीज से बनती है, तो प्रोटीन, वो भी कौन से, लिपिड वाले। प्रोटीन्स आर द लिपिड्स, दीज प्रोटीन्स आर द लिपिड्स। द प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड होते हैं, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनती है, मेम्ब्रेन बनती है। इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद रह जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। The one function of the ER is to serve the channels for the transport of the material between the various of the cytoplasm and the nucleus. ER का एक और काम होता है, आपको एक चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट बना के देता है, किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। वहां से सामान कोई भी चीज पास करनी हो तो आराम से पास हो सकती है। देखो ये ऐसा कुछ दिखता है, राइट, मैंने फिक्स भी लगाया बहुत अच्छे से। देखो ये तो होता है, वो तो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे हल्के हल्के राइबोसोम पार्टिकल लगे हुए हैं। और नीचे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा वाला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है गोल्गी अपैरेटस। क्या है, गोल्गी अपैरेटस। अच्छा, गोल्गी अपैरेटस का नाम गोल्गी इसलिए पड़ा कि ये ढूंढा गया था गोल्गी के द्वारा, ठीक है। कौन, कैमिलो गोल्गी। कौन से भाई साहब थे, कैमिलो गोल्गी। इन कैमिलो गोल्गी भाई साहब ने क्या करा था, गोल्गी अपैरेटस को क्या करा था, ऑब्जर्व करा था फर्स्ट टाइम में। क्या करा था, उनको डिस्क्राइब करा था उन्होंने। चलिए, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, flattened sacs arrange approximately parallel to each other in a stack called a cisterns, ठीक है। देखो ये कैसे है, फ्लैट ऐसे जमाए हुए हैं पैरेलली, ठीक है, एक के ऊपर एक स्टैक में लगाए हुए हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली एक के ऊपर एक स्टैक पत्ते लगाए हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिस्टन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टन्स बोलते हैं। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं, ये रे, यही है, पतले लगाए पैरेलल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टन्स। क्या बोलते हैं, सिस्टन्स। सिस्टम नहीं हो, सिस्टम, सही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अच्छा इनका काम क्या होता है देखते हैं। द मटेरियल synthesized near the ER is packaged and dispatched to the various target in and outside the cell is Golgi apparatus, ठीक है। ER जो है, मैंने बताया ER जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, दो होते हैं। एक तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक SER, और दोनों ही कुछ ना कुछ बनाते हैं, है ना। याद करो, प्रोटीन, लिपिड, फैट मॉलिक्यूल सब कुछ बनाते हैं। तो ये जो है, अगर वो भेजना भी तो है, सिर्फ बना के क्या होगा, हाँ, बना के खुद खाएगा नहीं, सेल को भेजना, बहुत दूसरे ऑर्गेनल्स को भेजना, उनको भी तो ग्रोथ चाहिए, उनको भी फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, इन गोल्गी अपैरेटस भाई साहब। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, इसको पैकेज करता है। बोले तो ये हुए अमेजोन वाले, पहले पैकेज करते हैं, फिर डिस्पैच करते हैं, पैकेज करते हैं, सामान भेजते हैं, किसको, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को सामान भेजते हैं, राइट। पहले पैकेज करते हैं, उनका काम क्या है, पैकेजिंग, डिस्पैच करना टू द वेरियस टारगेट इनसाइड द आउटसाइड द सेल अपैरेटस,
या फिर गोल्गी अपैरेटस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा भी क्या काम है, इसके अलावा काम देखो, इट्स फंक्शन इंक्लूड्स स्टोरेज, पहले तो स्टोर करता है, फिर मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो करता है, फिर इसको पैकेज करता है, फिर इसको डिस्पैच करता है और किसी भी ऑर्गन को भेजना तो भेज देता है। अच्छा मुझे बताओ ये जो सामान जो है वो कहाँ से आया है, ईआर से आया है इसके पास। किससे आया है, ईआर से आया है। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर, और वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनाता है किससे, सिंपल शुगर से बनाता है, ठीक है। और आगे आगे ट्रांसपोर्ट करता है जिसको जरूरत होगी, ठीक है, जरूरत होगी। ये ट्रांसपोर्ट वाला बोले तो सिंपल कहूँ तो ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, ठीक है। चलो इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस को 3D में देख सकते हैं। ये है आपका गोल्गी अपैरेटस, राइट, ऐसा होता है गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। यही काम करता है डिस्पैच करने का, मॉडिफिकेशन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, सारा सिस्टम बोले तो सारा ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, जब इतनी सारी चीजें बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, अगर आपके घर में कुछ सामान बनता है तो क्या वो खराब नहीं होता, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, निकलता ऑब्वियसली वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, तो क्या करोगे, बाहर फेंक दोगे, बाहर फेंकोगे ना। तो बाहर फेंकने का काम, जलाने का काम, खराब करने का काम, फेंकने का काम, खत्म करने का काम, सारा काम करता है हमारा, कौन करता है, लाइसोसोम्स। क्या करता है, लाइसोसोम्स। इसलिए इसको लाइसोसोम जो है उसको स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं ना, स्कैवेंजर्स। साउंड लाइक एवेंजर्स ना, लगता ऑसम नहीं, ये साफ सफाई का काम है, ठीक है। ऐसा कुछ ऑसम काम नहीं है, साफ सफाई का काम। बाकी होता बड़ा खतरनाक है ये, कैसे, सुनना बड़ा अच्छे से देखो। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स फील्ड विद, अच्छा सैक, ये जो वर्ड है सैक, सैक का मतलब होता है, सैक का मतलब होता है ऐसा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्टोरेज, स्टोरेज जिसमें कोई भी लिक्विड या कुछ भी भरा जा सके, ठीक है, ठीक है। बोले तो पर्स जैसा है ना, उसमें कुछ भरा जा सके, सच में पर्स नहीं, वो ऑर्गेनिक चीज़ है, लाइसोसोम ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ सामान भरा जा सके, राइट। चलिए आगे देखते हैं, उसमें क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी को भी डाइजेस्ट कर जाए इतने खतरनाक से एंजाइम, एंजाइम मतलब केमिकल होता है, ठीक है, विच आर मेड बाय आर, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, आर के द्वारा। कौन बनाता है, आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो किसके पास जाते हैं, लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम अपने पास सैक मतलब उस स्टोरेज में जमा के रखता है। अच्छा वो करता है क्या उससे, दीज आर द काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना तो वो काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, और यही सेल को क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट उसको साफ भी तो करना है, तो पूरा सेल अंदर के अंदर भर जाएगा। ऐसा तो नहीं कि स्वच्छ भारत का इरादा, सेल बाहर आएगा, रोड पे जाएगा, कचरा फेंकेगा, फिर वापस आएगा भारत को स्वच्छ बनाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर रहेगा सेल के अंदर। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट है सारी, तो वो क्या करेगा, सुनना पड़ेगा अच्छे से। दिस हेल्प टू क्लीन द डाइजेस्टिव बाय द एनी मटेरियल एज वेल एज द वॉर्न आउट द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अगर कोई सेल में बाहर का कोई फॉरेन मटेरियल में भी, जैसे बैक्टीरिया या कुछ भी, मतलब कुछ भी बैक्टीरिया या कुछ भी एंटर करने की कोशिश करे, तो जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको निपटा देते हैं। तेरा तो खेल ही खत्म, ठ्याओ ठ्याओ, ठीक है, आज तो तेरा गेम बजा देंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट, तो ये सब कुछ कर देते हैं, राइट। इसके अलावा क्या करते हैं, अगर मान लो कोई सेल ऑर्गेनल है, खुद का ही घर का आदमी है, बट वो काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है, उसको भी निपटा देता है। क्या करता है, उसको भी निपटा देता है कि तेरा भी गेम खत्म हो गया, चल स्वच्छ भारत का अभियान निपटाता तेरे को भी, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखते हैं। लाइसोसोम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपल सब्सटेंस लाइक फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। वेल व्हेन द सेल डैमेज, लाइसोसोम्स में बर्स्ट इन द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सेल जो है वो डैमेज हो जाता है, किसी का मेम्ब्रेन टूट जाए या कुछ फूट जाए, तो सेल डैमेज होने के कारण क्या होता है, लाइसोसोम जो होते हैं वो खुद ही फूट जाते हैं, खुद ही फूट जाएगा वो,
और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो क्या करेगा, वो खुद के सेल को खत्म कर देगा। क्या करेगा? खुद के सेल को खत्म कर देगा, राइट? खुद के सेल को ही खत्म कर देगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स। क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग्स। समझ में आया? सुसाइड बैग का मतलब लाइसोसोम जो होते हैं कभी कभी खुद के सेल को ही खा जाते हैं, फोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। क्या करते हैं? डिस्पोजल सिस्टम क्लीन करने का काम करते हैं, फॉरेन मटेरियल को निपटा देते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आए वो तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, और कभी कभी फूड के खुद के सेल को खत्म कर देते हैं। इसको इसलिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर बच्चे को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। किसी बड़े को, बूढ़े को, किसी को पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको याद आता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने देखा खाना बनाने वाला, प्रोटीन बनाने वाला, सपोर्ट करने वाला, पहुंचाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला, खत्म करने वाला, साफ सफाई करने वाला, पर एक रह गया एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। अब जो पावर हाउस है एनर्जी प्रोवाइड करना, वो किसका काम है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है भाई साहब का, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढते हैं। सर जी, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जी? ढूंढते हैं जी, कहाँ गयो? ढूंढो कहीं दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? ये रहा। ये है हमारा प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं जी। ठीक है, एनर्जी बनाते हैं जी। 3D में देखें, घुमा फिरा के, उल्टा करके, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है जी। क्रॉस सेक्शन में ऐसा कुछ दिखता है जी। चलिए, तो ये है हमारा प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया से आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब पावर जनरेट करता है, राइट? क्या करता है? पावर बनाता है। किसको चलाने के लिए? सेल को चलाने के लिए। ठीक है, क्या बनाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो परत होती है, दो लेयर होती है, दो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। दो होती है, एक तो होती है हमारी आउटर जो होती है बाहर की जो होगी वो कैसी होगी? पोरस होगी, मतलब छेद वाली होगी। और सेकंड जो होगी वो डीपली फोल्डेड होगी। कैसी होगी? अंदर फोल्डेड होगी। ठीक है, अच्छा, अब रीजन क्या है सर डीपली फोल्डेड हो? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पोरस से तो क्या होगा, अगर कुछ एनर्जी भेजनी है बाहर, कुछ मटेरियल भेजना है, तो मटेरियल आराम से पोरस, अगर छेद है बाहर लेयर पे, अगर छेद है तो आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी चीज़ मटेरियल बाहर भेजने से भेज सकते हैं। और सेकेंड चीज़, अगर फोल्डेड है तो फोल्डेड का एक और काम है जो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इनर इज अ डीपली फोल्डेड प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी जनरेट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो जितना वो फोल्डेड होगा उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर एक इतना ही है, सीधा सीधा कर रहे हो, तो वो इतना ही एरिया रहेगा। बट अगर मैंने इसको फोल्ड करा हुआ, मैंने बार बार फोल्ड करा हुआ, तो फोल्ड करने से उसका एरिया बढ़ जाएगा, एटीपी रिएक्शन करने का एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा, एटीपी क्या होता है वो भी देखते हैं अभी। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for the life is released by the mitochondria in the form of ATP। आपको जिंदगी जीने के लिए, सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। वो केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, राइट? किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अच्छा, तो एनर्जी बनती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है? वापस एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, एटीपी और क्या होता है? एटीपी होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, राइट? अब इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या होती है? एनर्जी जो स्टोर रहती है, एनर्जी जो बनती है, जिस फॉर्म में बनती है, वो है एनर्जी करेंसी। ठीक है, एनर्जी करेंसी एटीपी की फॉर्म में। अगर किसी को चाहिए तो एटीपी सेंड कर दो उसको, जैसे हम पेटीएम करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, वैसे उससे भी एनर्जी मिलती है, पैसों से भी। तो अगर किसी को एनर्जी की ज़रूरत है तो उसको एटीपी सेंड कर दो। अगर एटीपी क्या होता है? वो एनर्जी करेंसी होती है, उससे एनर्जी वो प्रोड्यूस हो जाएगी उसके पास जाके, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एकदम स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। ऐसा रीजन क्या है? रीजन है कि उसका खुद का क्या होता है? एक तो डीएनए होता है, एक उसके राइबोसोम्स होते हैं, और खुद का डीएनए जो प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्या होता है? सुनना पड़े अच्छे से। एक तो खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, राइबोसोम खुद के होते हैं,
और वो खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो स्ट्रेंज, कैसा है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स है। कैसा है, स्ट्रेंज ऑर्गेनल, खुद के लिए वो खुद का बनाता है। एक तो एनर्जी खुद का बनाता है, देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, खुद के राइबोसोम दिख रहे हैं, है ना, ये दाने, ग्रेनुल्स, पार्टिकल जो कहो, ये खुद के राइबोसोम बनाता है, मतलब खुद के राइबोसोम बनाता है, खुद का प्रोटीन बनाता है, खुद का डीएनए बनाता है, सब कुछ खुद का बनाता है। इसलिए कैसे, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्लास्टिड्स। क्या आता है, प्लास्टिड। चलिए प्लास्टिड के बारे में अगर देखा जाए, प्लास्टिड जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, और किसी में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला आता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमो, मैंने क्रोमो का मतलब बताया था, क्रोमा या फिर क्रोम मतलब होता है कलर्स। क्या होता है, कलर्स। ये जो प्लास्टिड होता है इनके पास कलर्स होते हैं। क्या होते हैं, कलर्स। क्या होते हैं, कलर्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, अब क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब कलर, दाने, कलर के दाने, कलर। अच्छा, कैसा कलर होता है, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, है ना, क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल बच्चे बच्चे को पता है किसके काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। किसके काम आता है, फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमोप्लास्ट की हेल्प से पेड़ क्या करता है या पौधा क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस काम करने में। फोटोसिंथेसिस क्या बनाता है, खाना, किसके लिए, प्लांट के लिए और ट्री के लिए। अब इंटरनल ऑर्गेनल्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे मेम्ब्रेन लगे होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन एम्बेडेड होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का क्या होता है, प्रोटीन और डीएनए। सिमिलरली प्लास्टिड्स के पास भी क्या होता है, प्रोटीन और डीएनए खुद का होता है। कैसा होता है, खुद का डीएनए और प्रोटीन, राइट। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि किस सेल ऑर्गेनल्स के पास खुद का डीएनए और प्रोटीन होता है, तो आप बोलोगे प्लास्टिड्स के पास। पर सर प्लास्टिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में। और दूसरा होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पे खुद के राइबोसोम होते हैं, खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है, सब कुछ खुद का होता है। सेकेंड टाइप जो है प्लास्टिड्स का है वो ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ल्यूको ये कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस, उसके उसमें वो कलर नहीं होता। These are the primary organelles in which the material such as the starch, oil and protein granules are stored. अच्छा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कुछ बनाता नहीं है, ये क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। क्या स्टोर करता है, क्या क्या स्टोर करता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, ऑयल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, ये तीनों क्या करता है, वो स्टोर करने का काम करता है। कौन काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट। कैसा होता है, कलरलेस या फिर व्हाइट कलर का। ठीक है, सही कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ना, ये किसका फोटो पता है आपको, ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो है। क्लोरोप्लास्ट ऐसे दिखता है, कैसा होता है, ऐसे होता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे देखते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, सुनना बड़े अच्छे से। वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक्स। सैक का मतलब पता है ना, इस एरिया में, स्पेस में कुछ सामान भर सको, थैली लाइक, है ना। स्टोरेज सैक होते हैं। सॉलिड्स, लिक्विड कंटेंट, सॉलिड और लिक्विड भरा जा सकता है वैक्यूल्स में। किसमें होते हैं ये, इंसानों में या जानवरों में नहीं होते, ये सिर्फ किसमें होते हैं। अच्छा, स्मॉल साइज एनिमल में कैसे होता है, स्मॉल साइज में होते हैं, और प्लांट में होते हैं लार्ज साइज के, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज़ खाना बनाए, राइट, स्टोरेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, फंक्शन की बात करें तो सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90%। वैक्यूल्स 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं सेल की। किसके अंदर, सिर्फ प्लांट की बात करूँ तो, ह्यूमन के बारे में या उसके बारे में नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस छोटा होता है, वो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट। अब देखो, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर द फुल ऑफ द सेल सेप। सेल सेप मतलब एक लिक्विड होता है। सेल सेप का मतलब क्या होता है, सेप जो होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड फील्ड। अच्छा, वो लिक्विड क्या क्या होता है उसमें, लिक्विड में होता है, एक तो होता है एमिनो एसिड, शुगर और सॉल्ट होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड, है ना, एमिनो एसिड, और क्या होता है, सॉल्ट और शुगर। क्या होता है, शुगर, राइट। चलिए, ये होता है सेप। कोई पूछ ले सेल सेप की बात कर रहे हो सर क्या है, सेल सेप क्या है, तो सेल सेप होता है लिक्विड होता है
जो सेल के अंदर होता है, जिसमें 3-4 चीजें होती है, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड शुगर। तो प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ द सेल सैप, प्रोवाइड्स क्या, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब अगर वो पूरा भर भी जाए तो वो फूटे ना, पूरा फुलिंग कैपेसिटी बजाय, और रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि टूटे ना वो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। Many important substances in the life of the plant cell are stored in vacuoles. तो जैसे एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, वो सारे वैक्यूल में स्टोरेज रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं। किसके? प्लांट के। प्लांट का जो है बैंक वो कौन सा है? वैक्यूल्स ही है। सारी चीजें, कीमती चीजें कहाँ स्टोर रहेगी? वैक्यूल के अंदर। एमिनो एसिड, शुगर, अच्छा एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, ठीक है। शुगर और वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसिड सारे किस में रहेंगे? सिर्फ किस में रहेंगे? वैक्यूल्स में रहेंगे। ये हमारा एसबीआई बैंक है, सारा इसमें सामान रहेगा प्लांट का। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuoles are also play important role in expelling the excessive water some waste from the cell. तो कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स भी होते हैं जो पानी को एक्सपेल करने का काम करते हैं और इस मटेरियल को भी एक्सपेल करने का काम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने जब मैं पढ़ा रहा था न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में मैंने एक चीज बात बताई थी कि भाई जब सेल जो डिवाइड होता है तब क्या होता है? न्यूक्लियस भी अंदर टूटता है और दो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस बनते हैं और सेल नए बनते हैं, रीजनरेट होते हैं। तो अब ये रीजनरेशन प्रोसेस है, वो कितने टाइप की होती है वो देखेंगे अभी। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, वो अभी देखेंगे। फटाफट देखो, आपकी है माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस, राइट। अब सुनना बड़े अच्छे से। माइटोसिस, अच्छा माइटोसिस क्या होता है? द माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ द सेल डुप्लीकेशन रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द विच द सेल गिव द two genetically identical daughter cell. Strictly applied to the term mitosis describe the term mitosis and describe the duplication of chromosomes. सुनना बड़े अच्छे से, ये है क्या? ठीक है, सुनना बड़े अच्छे से। देखो है क्या ये? देखो माइटोसिस में क्या होता है, सुनना बड़े अच्छे से। देखो माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस जो होता है, ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, क्या करता है? जो अगर सेल जो है वो जो डिवाइड होने वाला है, उस सेल के पास हमेशा जो होते हैं वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। क्या होता है? पेयर, मतलब तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर मतलब 23 के पेयर होते हैं और मतलब 40 टोटल मिला के 46 होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। वो टूट कर इसके दो, एक सेल यहाँ बनता है, एक सेल यहाँ बनता है, 2 सेल बनते हैं। इससे कितने सेल बनते हैं? 2 सेल। और इसके पास भी 23 पेयर्स होंगे और इसके पास भी 23 पेयर्स होंगे। कितने होंगे? 23 पेयर्स। दोनों के पास 23 पेयर्स होंगे। तो ये जो है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और एकदम इक्वल सेल में डिवाइड होता है। इसलिए इसको बोलते हैं इक्विटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इक्विटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। ये क्या होता है? इक्विटेशन प्रोसेस भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेल डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली सेम जैसे डॉटर सेल है वैसे ही एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल वैसे के वैसे प्रोड्यूस होते हैं। ये कहाँ होता है? सोमेटिक सेल या सोमेटिक बॉडी में, ठीक है। जैसे आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, आपको हाइट बढ़ानी है ना, आपको हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल इंक्रीज करने पड़ेंगे। सेल जितने इंक्रीज होंगे उतनी स्किन, है ना, बोन्स बनेगी और उतनी आपकी हाइट बॉडी बनेगी। तो उस केस में जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है या सेल का प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका माइटोसिस। नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो होता है वो आपके होता है माइटोसिस। बट स्पेशल केस अगर मैं सिर्फ सेक्स सेल्स की ही बात करूं तो उसमें अगर आपको ग्रोथ चाहिए, मतलब उसमें जो बनता है, वो जो बनते हैं वो मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं। कैसे बनते हैं? मियोसिस प्रोसेस से बनते हैं, राइट। चलिए अब देखो कैसे होता है उस केस में होता है जैसे आपके पास अगर एक सेल है तो उसके पास कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्या है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। वो किस में डिवाइड होते हैं? कितने सेल बनते हैं उससे? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। उस चारों में जो सेल्स होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके पास भी 23 है, इसके पास भी 23 है और इसके पास भी 23 ही होंगे, राइट। क्या होंगे? 23 होंगे।
पेयर्स की बात नहीं कर रहा है, इनके पास पेयर्स नहीं होंगे। इन भाई साहब के पास 23 पेयर का मतलब होता है 46 थे, और इनके पास सिर्फ 23 है, इसलिए इसको हाप्लॉइड भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। किसके लिए होते हैं, इससे क्या रीजनरेट होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं, स्पर्म्स या फिर ओवम और ये सब होता है, यही रिप्रोड्यूस इससे, इनसे, ये जो मेयोसिस प्रोसेस है, इनसे ये वाले सेल प्रोड्यूस होते हैं। Meiosis is a specialized type of the cell division that reproduce the chromosomes number by half, creating half haploid, each genetically distinct from the parent cell and give rise to them. ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, नहीं हाफ छोड़ के नहीं जाने का। और भी वीडियोस आ रहे हैं, कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए, राइट? ठीक है, अब लास्ट में होगा द एंड, हैप्पीज एंडिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, चलिए, टाटा।